आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना लंदन में मुकीम इसहाक डार साहब से आज एक मरतबा फिर गोरखधंधा में आमना सामना करेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओवरसीज़ को वोट का हक़ मिलना, मुल्क की माशी हालत, इसके अलावा मौजूदा सियासत और मुस्तक़बिल की सियासत के ऊपर बात होगी। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी काइंड। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मुझे बताइए कि पाकिस्तान के मौजूदा जो माशी हालात हैं, अक्सर औक़ात आप बताते रहे ऐसा करेंगे तो ये होगा, वैसे करेंगे तो ये होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान इस डगर पे आन पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अब्रार साहब, मेरा ख्याल है अगर आप अपने माजी के और मेरे प्रोग्राम देखें या मेरे दूसरे यूट्यूब के प्रोग्राम देखें तो बहसीत एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं प्रॉब्लम्स को फ्लैग भी करता रहा, मैं वजूहात भी बताता रहा और मैं इसकी निशानदही करता रहा कि क्या ठीक किया जाए तो हालात काबू में रह सकते हैं। ये आज भी आपको पता है? मैं तो कहता रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि इट वाज ऑल फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स। तो किसी को कोई परवाह नहीं थी और हमने देखा कि जो सबसे बड़ी तबाही का जो शुरू हुई पाकिस्तान में, उसका आगाज़ पाकिस्तान की करेंसी यानी रुपए को फ्री बिल्कुल छोड़ देना और बेकदरी कर देना और स्लाइड करना फॉरेन डिक्टेशन के ऊपर। हमने पहले 4.25 साल में, जब मियाँ साहब थे और मैं था, 2013 से 2017 अक्टूबर तक, तो हमने इसको, ये 111 था पहले चंद महीनों में हमारे वक्त में, तो 104.50 पे स्टेबल हुआ और फिर ये 104.50 पे स्टेबल रहा जी। फिर हमारी चंद महीने की हुकूमत बदली, शायद खाकान नवाज साहब आए, बहुत प्रेशर्स थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी काफ़ी मुल्क में, ओवरऑल जो माहौल था उसकी वजह से 10 रुपये की और उसमें स्लाइड हुई, 115 हुआ। फिर वो केयर टेकर्स आए, वो 122-23 पे छोड़ के गए। ये हुकूमत 170 से क्रॉस कर चुकी है। तो सबसे पहले जो महंगाई एक का जो यानी कॉज है सबसे बड़ा, मैं इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल्स कहता हूँ, मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल्स। और यहाँ जी, मैं तो 1998 में मैंने ये जंग लड़ी हुई है डिवैल्यूएशन डिक्टेटर के ख़िलाफ़। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ये बैनुल अक़वामी अदारों की बात नहीं मानी। और अब तो जो हामी होते थे कि जी डिवैल्यूएशन होनी चाहिए, अब वो भी मुझे बड़ी हैरानगी होती है, वो आके पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आके ये कह रहे हैं अब कि जी, मैंने लफ्ज़ भी वही सुना, मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल। मैं बहुत खुश हुआ कि ये जो स्पिन डॉक्टर्स और स्पिन विजिट्स थे, जो आज उसी बात पे आ गए हैं कि सबसे जो बड़ी इसकी वजह से महंगाई शुरू हुई। महंगाई एक्सेलरेट करती रही, इनको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ा और जो हमने यानी 5.25% पे मियाँ नवाज शरीफ साहब मैंने छोड़ा। हमारी चंद महीने की बाद की जो हुकूमत थी अब्बासी साहब की, उसमें 6.25% पे, ये 13.25% पे ले गए और फिर 13.25% पे डॉलर्स तक लेने शुरू कर दिए। 3.7 बिलियन डॉलर का 13% सूद की शरह के ऊपर। एक्सक्यूज मी, वहाँ वो डॉलर को यानी ला के उसके रुपए बना के उसकी ट्रेजरी बिल दे देने 13.25% वाले, और फिर 3 महीने के बाद उसको यही सारी ट्रांजेक्शन रिवर्स करनी, तो प्रैक्टिकली 13.25% ही हुआ ना जी। ये 6 से 13.25% सूद की शरह बढ़ने का बोझ कौम के ऊपर पड़ा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो पाकिस्तान का नेशनल जो इंटरेस्ट सालाना जो हम कर्ज़ों की अदायगी पे करते थे, वो करीबन 1350 अरब था। जब हमारे यानी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ख़त्म हुई, वो करीबन 27 अरब क्रॉस कर गया। ये वर्चुअली पैसा यानी फेंकने वाली बात है आवाम का, इस फेल्ड एंड फ्लॉड मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से और डिवैल्यूएशन की वजह से करीबन 4000 अरब के हमारे कर्जे बढ़ गए 4 रुपए लिए बगैर। तो लिए बगैर ही कर्जे बढ़ के वजह सूद, एक्सटर्नल नो सूद नहीं, एक्सटर्नल। चूंकि जब आपका रुपया डिवैल्यू होता है तो आपका जो एक्सटर्नल कर्जा जो आपने लिया था, जब आपने अगर $1 पहले 104 रुपए पे वापस करना था खरीद के लट से, अब वो आप 170 रुपए पे खरीद के कर रहे हैं। यानी कि जो 104 रुपए में लिया था, जब उसकी कदर रुपए की कम हुई, डॉलर की बढ़ी, तो हमें 170 वापस करना है। ज़ाहिर 70 रुपए पे उन्होंने डॉलर लेना है अपना, जो फॉरेन कर्जा है हमारा, बैरूनी कर्जा जिसे कहते हैं। ठीक। वो तो इसलिए ये इतनी बड़ी तबाही है। $20 बिलियन का तो यही हिट है, सिर्फ इसका हिट है। तो
आप बैरूनी लोगों की बात नहीं मानते थे? नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं नोन हूँ वहाँ। वो कहते थे टफ नेगोशिएटर, ये बात नहीं मानता। देखिए, हमने प्रोग्राम किया, पाकिस्तान की तारीख में आया का प्रोग्राम एक ही दफ़ा कंप्लीट हुआ, पूरा 12 लेवल ऑफ रिफॉर्म्स वो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने किया। कभी किसी डिक्टेटर के ज़माने में भी मुकम्मल नहीं हो सका। बाकी तो 2-2, 3-3 ट्रेंच करके भाग जाते थे। तो ये जो हैं ये बैरूनी लोगों की बात मानते हैं जिसलिए खसारे में हैं। भाई ये तो जाहिर है कि जी वो उनकी बात मान के डिक्टेशन ली, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए, डॉलर को डिवैल्यू भी किया, मुल्क की तबाही भी की, और आज हम देख रहे हैं कि जी जो महंगाई है डबल डिजिट में जा रही है। अभी जो लास्ट यानी चंद दिन पहले जो लेटेस्ट जो डाटा है वो करीबन 18% महंगाई का वो बड़ा। लेकिन कहा जाता है कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई, पेट्रोल क्या महंगा हुआ, हर शय महंगी हो गई। देखिए, हर दुनिया में महंगाई होती है। आप जब उसको ये हुकूमत जो है ना, ये प्ले करती है बिल्कुल गलत मिथ के ऊपर। आप जिस मुल्क की बात कर रहे हैं उस मुल्क की फीकस आमदनी भी देखें, उनकी अफोर्डेबिलिटी भी देखें, तो अगर पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम तो नीचे गई है, अभी भी हमारे लेवल पे नहीं आ सके। ये 3 साल गुजर चुके हैं, इतनी तबाही की इन्होंने शुरू में कि जो हमने पर कैपिटा इनकम डॉलर टर्म में भी बढ़ाई थी एक्सक्यूज मी, वो भी नीचे चली गई। तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो तो इन आमदनी से होनी है, आमदनी से होनी है। अगर आप उनकी आमदनी दुगनी कर दे, देखें ना आप, मसलन फूड इन्फ्लेशन हमने 2% पे छोड़ी और लोएस्ट थी कई यानी दहाइयों में फूड इन्फ्लेशन। आप ऐसे कैसे कर लेते थे जी? आप कैसे ये मैनेज कर लेते थे? आपको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट करना है। आपने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को भी चलाना है और फिस्कल डिसिप्लिन भी करना है, जो कि मेरी एक कॉज ऑफ लड़ाई रही है बहुत पावरफुल हलकों के साथ। वो तो देखिए, जब तक ये मुल्क, जब हम कहते हैं ना वोट को इज्जत दो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ों के साथ मैं सबको कहता हूँ यार एक चीज़ और ऐड कर लो। देखिए, आपकी टीम तो काफ़ी हद तक वही है अभी भी, तो इनको यही तो गलतफहमी थी इस हुकूमत को, इमरान खान न्याजी को और इनके जो लोग थे, जो इन्होंने अरस्तू और पोस्टर बॉय और अफलातून रखे हुए थे, इनका ख्याल था आएंगे और बस कुछ भी नहीं है, बस एक बंदे चेंज होंगे और ये मुल्क जो है वो दूध और शहद की नहरें बन जाएंगी। ये नहीं होता। वही कई लोग मैं आपको काउंट कर सकता हूँ इकोनॉमिक टीम के जो शामिल रहे हैं, लेकिन वो नतायज हासिल नहीं हो सके। ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है। आपको फ्रंट से लीड करना होता है, क्योंकि अब मैं तफसील में नहीं जा सकता। मैंने वो लड़ाइयाँ लड़ी इकोनॉमिक टीम की मौजूदगी में बैन अल-कौमी इदारों के साथ, और वो परेशान हो जाते थे। अंदरूनी इदारों के साथ भी, अंदरूनी इदारों के साथ, अंदरूनी इदारों की तो वो चले, वो अपनी हमारी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, हमारे ऊपर भी प्रेशर होते थे लेकिन आपने कभी प्रेशर लिया नहीं। जी जी, इसी तरह ही मैं तो जब मौके आए हैं ज़िंदगी में 1998 में भी, और जब हमारी पाबंदियाँ लगी हुई थी, और फिर 2015 रफली हमारा कोई मेरा ख्याल 9वां था या 10वां था हमारा जो नहीं रिफॉर्म जो है रिव्यू जी, तो मैंने उसको हमारी हर चीज़ ठीक जा रही थी, तो मुझे कहा गया जी 8 डिवैल्यू कर दे। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा आई विल सी यू टुमारो इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी विल से बाय बाय टू। ठीक है, तो अगर आप इतने काबिल थे, सारी चीजें काबिल तो नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात है जी। मैं तो आप जैसे बंदे को पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आने से बैन क्यों किया गया अगर आप सच्ची और अच्छी बातें करते? नहीं, वो पहले 7 इंटरव्यू चले मेरे, मैं जब इंग्लैंड में आया मेरे 7 इंटरव्यू चले, 7 में चूँकि मैं हर हुकूमत के झूठ को बेनकाब करता था। मैं जो पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में जो होना चाहिए वो भी मैं कहता था, हालांकि इनके हक में था। फ्री एडवाइस मिल रही है मुझे। कई लोग कहते थे आपको क्या जरूरत है ये बताने की कि इसके हल क्या है। ये मेरी पुरानी प्रॉब्लम है। इवन आप इस हुकूमत को भी हल बताते थे? मैं हुकूमत को नहीं, मैं कौम के इंटरेस्ट में इंटरव्यू में जाहिर मुझे को पूछते थे, जैसे मैंने भी आपको कहा है कि अगर आपकी पॉलिसीज ठीक होंगी तो आपकी मैशत ठीक चलेगी। तो जहां आप मुस्बत सोच रख के मुल्क और कौम के फायदे के लिए लंदन पहुंच के भी फिक्रमंद थे और बता रहे थे, मैं आज भी फिक्रमंद हूँ। इस मुल्क की माशी हालत जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। आप आज भी फिक्रमंद है जिस मुल्क ने आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया? कोई मसला नहीं जी, अल्लाह मालिक है। जहाँ भी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान अल्लाह करे कि हमारी नस्लें पाकिस्तान के जो है वो उसी मिट्टी में हों और हम भी वहाँ हों। देखें, मुल्क है तो सब कुछ है, और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का एक बेहतरीन फ्यूचर था, है और रहेगा। ये आप मानते हैं? ऑफ कोर्स, अगर हमारी पॉलिसीज ठीक होंगी। और अगर आपका पासपोर्ट जो कैंसिल है वो बहाल होगा तो मेरा पासपोर्ट अल्लाह मालिक है जी, मेरा पासपोर्ट इज़ नॉट एन इशू। मैं ये कह रहा हूँ, मैं मुझे कई पासपोर्ट ऑफर हो चुके हैं, मैंने नहीं लिए। मैं कहता हूँ मैं अपने मुल्क के पासपोर्ट ट्रैवल करूँगा, वरना नहीं करूँगा।
कैसे करेंगे? आपका पासपोर्ट साकिब निसार साहब ने कैंसिल कर दिया। हाँ तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा। अगर आप अब रिसेंटली देखें, अब लोगों ने पीछे एक, शायद आपने देखा कि नहीं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने एक स्टोरी की, आपने देखी होगी। उन्होंने मुझे भी हैरान कर दिया कि वो नैब की फाइल से कोट कर रहे हैं कि कितनी दफ़ा मेरे हवाले से जो एस्टेट बियॉन्ड सोर्सेज के थे कि जी बिल्कुल हर चीज़ ठीक है, 7 दफ़ा उन्होंने कोट किया है। उन्होंने भी उसकी जो है बीच में कमेंट्स कोट किए हैं, किसी ने उसको डिनाई नहीं किया। किसी ने डिनाई नहीं किया क्योंकि वो सही फैक्ट थे। क्योंकि ये 3 मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा, मैंने इतनी चीज़ें मुझे भी नहीं कभी पता चली थी। उन्होंने कहा जी मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, वो मुझे चैलेंज करें। ठीक है, जजों के नाम आ रहे हैं, वो आखिर में मैं बात करूंगा जो जज साहब ने बयान हल्फी और सारी चीज़ें की जी। लेकिन जिस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का जज होते हुए आपका पासपोर्ट कैंसिल किया था, जिनका नाम साकिब निसार है, उनके बारे में एक जुमला कहेंगे? देखिए, मैं नहीं कहना चाहता, मैं इस पे बिलीव कर दूँगा अगर तो मैं वो उनका ज़मीर पहले ज़रूर प्रिक कर रहा होगा। उनको इस्तेमाल किया गया मेरे घर के सामने, उनको पता कि 40 कनाल का बच्चों का पार्क था, 1 कनाल 16 मरले लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहाँ रोज़ सुबह, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रोज़ सुबह वहाँ ट्रैफिक जैम होता है, उन्होंने उसको सड़क को कुशादा करने के लिए किया। बताओ मुझे, मैं इन्वॉल्व नहीं था। उसको पहले एक छोटे से टीवी में, ये हमारी रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो किस किस्म के घनौने खेल खेलती है। लिसन टू मी। अब वो दिखाया जाता है एक छोटे चैनल पे कि जी वो पार्क खत्म हो गया। अच्छा, वो 1 करोड़ 16 महीने में घर में चली गई और साकिब निसार साहब उसको 100 मोटो ले लेते हैं। अभी तमाशा लगाते हैं। फिर उसके बाद अताउल्लाह कासिमी साहब की अपॉइंटमेंट, वो भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेना देना नहीं है, वी आर पोस्ट ऑफिस। उसमें मुझे ग्रैब करना है ना, आपको मलाइन करना है, आपको मीडिया ट्रायल करना है, आपको लोगों की नज़रों में गिराना है कि जी ये बहुत बड़े पता नहीं क्या खौफनाक गलत लोग हैं। तो वो हुआ। फिर उसके बाद मेरे सेनेट का में इलेक्शन हुआ। पहले पूरी नैब और ये एजेंसी ने पूरी कोशिश की जी वो मेरा यानी पेपर हों, वो हाई कोर्ट ने उसको अप होल्ड किया। मैं इलेक्शन लड़ा, मैं जीत गया, उसकी नोटिफिकेशन कैंसिल कर दी। और चौथा काम जो किया उन्होंने, मेहरबानी मेरे ऊपर एहसान किया कि मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया सितंबर 2018 में। ठीक है। उसके बाद आपके प्रोग्राम मैंने कहा था कि टाइम आएगा, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेपनाह मेहरबान और जो है ऑल पावरफुल, ये टाइम आएगा, इंसाफ इनको देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मसला क्या है, अब्रार साहब, व्हाट इज माय प्रॉब्लम? मेरा प्रॉब्लम 20 साल रिटर्न नहीं थी। और यार इतना बड़ा झूठ दुनिया में, मुझे तो पहले तो करीबन साल में एक आपका कसूर में 1 मिनट के बाद बताऊंगा असल क्या था। अच्छा, लेकिन मुझे लग ही रहा है आपकी बातों से कि आपने साकिब निसार साहब को माफ कर दिया टेक्स्ट मैसेज। मैं हर एक को माफ किया जी, जिसने मेरे साथ ज्यादतियां की हैं, ये जो लोग भी कंस्पायर किए जिन्होंने। आप इतने बड़े दिल के मालिक। नहीं, अल्लाह पे छोड़ दिया जी, अल्लाह। लेकिन साकिब निसार साहब को माफ किया कि नहीं? नहीं, मैं क्या कहना जी, मैंने जो उन्होंने आपसे माफी मांगी कि नहीं? मेरा ख्याल है मुनासिब है कि हम ना इसको करें। कोई उन्होंने प्राइवेटली रिटायर होने के बाद लोगों को कहा, आपको पता है बच्चे खेल रहे हैं, आपको पता है 1 कनाल 16 मरले मेरे घर में नहीं, तो अगर आपने उसके ऊपर मेरे ऊपर सुओ मोटो लेके किया तो दैट मीन्स कि आप इतने या तो अंडर प्रेशर हैं या आपसे काम ज़बरदस्ती डिक्टेशन पे करवाए गए हैं। तो मैं क्या कहूँ, अगर आपका ताल्लुक किसी अच्छा रहा हो ना, और इस तरह का दूसरी साइड से आपके साथ इस तरह की हरकतें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, तो उसके बाद बेहतर है कि आप अपना रास्ता अलहदा कर लें और छोड़ें, अल्लाह पे छोड़ दें, वो जाने। अब जो साकिब निसार साहब का जो हाल हो रहा है वो मैं तो नहीं करवा रहा ना, जो आम लोग कर रहे हैं, वो कहीं बेचारे क्लब में वोट देने जाते हैं तो वहाँ हूटिंग होती है, कहीं सड़क पे जाते हैं तो वहाँ होता है, ट्रैफिक लाइट पे उनके साथ होता है। तो अल्लाह ताला के निज़ाम है, अल्लाह ताला उनको माफ़ करें जो कुछ उनसे गलत काम हुए हैं। ये गलत काम हुए। आप समझते हैं कि साकिब निसार साहब को किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था या वो ब्लैकमेल हुए? देखें जी, मैं यार अब मेरा ख्याल बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं कॉमन दोस्त है, मैंने उसको कहा था कि अगर जब भी मुलाकात हो ना रिटायरमेंट में, पूछना कि हैव यू गॉन इनसेन और वाज ब्लैकमेल्ड, जो आप लफ्ज़ कह रहे हैं। ठीक हो गया, उसका जवाब मैंने आपको बता दिया जो मैंने अभी इससे पहले। मैं समझ गया। डॉक्टर साहब, आपने 3 बार प्रेशर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या आपको इस बात की सज़ा मिली कि आपसे किसी इदारे ने पैसे मांगे थे, आपने इनकार किया? जब इनकार किया तो मियाँ साहब ने आपको फ़ोन किया कि इनको पहली किस्त दे दो। पहली किस्त आपने दे दी। जब पहली किस्त दे दी तो दूसरी किस्त मांगने के लिए आए तो आपने कहा पहली का हिसाब दो। ये हुआ था? नहीं, इस तरह नहीं है। वो मेरा ख्याल है आप नजम सेठी साहब की जो एक यूट्यूब में से कोट कर रहे हैं ये चीज़, फिस्कल डिसिप्लिन देखिए हर फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी है और उनको लूला लंगड़ा और अपाहज नहीं होना चाहिए। उनमें स्पाइन होनी चाहिए कि सही चीज़ को सही कहें, मुल्क के इंटरेस्ट में
वो यानी जहाँ एक लाइन खींचनी है कि तरक्की को यानी जीडीपी ग्रोथ को, अगर आपकी जीडीपी तरक्की होगी, लोगों की हालत ज़िंदगी बेहतर होगी, गुर्बत कम होगी, महंगाई कम होगी, आपका मुल्क तरक्की करेगा, आपके मुल्क में तरक्की के जाल बिछाए जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगर जीडीपी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? वही करेंगे जो कुछ हो रहा है इस वक्त 3-4 साल से। मैं इससे बड़ा इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ आज नहीं। और जो असूल हैं कि जी अगर वीवीआई पे बॉडी नहीं देनी तो फिर किसी को नहीं मिलेगी, वो मेरा 97 से चला असूल और चला। मैं 2013 में आके फिर चेक किया, जनरल मुशर्रफ ने उसको फ्लाउट किया, 2006 में फिर लिफ्ट किया और दोबारा एक दफ़ा उठा के हमारा बैन, तो सब दी लोगों को गाड़ियाँ हमने दोबारा बैन किया। अगर हमने देखिए जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, ऑक्साइड जिला टैक्स पाकिस्तान में इकट्ठा होता था 26,000 पॉइंट पे डेली और लोगों की बेइज्जती होती थी, इसको क्लाशनकॉफ टैक्स कहते थे। हमने कहा कि ये ठीक नहीं है, तो अल्लाह के फजल 99 के बजट में उसको हमेशा के लिए ख़त्म किया। आज भी जो दुनिया याद करती है कि यार हमारी जान छुड़ी उस टैक्स से, उस जगह टैक्स। बात ये इसी तरह वो अपना ये जो परमिट होते हैं, एक्सपोर्ट परमिट होते थे आपके जो कैटेगरी मुख्तलिफ जो टेक्सटाइल की, हमने उसको ख़त्म किया, हमने उसको ऑक्शन किया। हमसे पहले करोड़ों रुपए आते थे उस जो बिकता था, बाकी बेचा बांटा जाता था और जेन्युइन एक डिस्ट्रेसी पावर थी कॉमर्स मिनिस्टर की, हमने उसको ख़त्म किया, अपनी पावर को। देखिए बात यह है कि अगर हमने शुरू करना है ना इस मुल्क को ठीक करना, तो टॉप से ही शुरू होगा और हमने किया। और अगर उसके दूसरी तरफ देखें कोई ये लोग कहते जी फिर डिफेंस का क्या, उसके ओ भाई कौन सी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल दौर में 550 अरब की सिक्योरिटी डिफेंस का बजट बढ़ाया, डबल किया? कौन सी कोई गवर्नमेंट मुझे कोट करे? आपने किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भी आप लंदन अच्छा, क्यों बैठे? फिर ज़रबे अज़ब को किसने फाइनेंस किया? हमने तो भीख नहीं मांगी जाके। रद्दुल फसाद को किसने फाइनेंस किया? हमने यानी हंड्रेड्स ऑफ बिलियन 4 साल में खर्च किए, अपने मुल्क के लिए किए। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अभी उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता या अभी नहीं करनी चाहिए, इसको डेफर करनी चाहिए, मेरा फ़र्ज़ है, वो मैं अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाम की अमानत के ऊपर बैठा होता हूँ जब भी फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ। ऐसे सोचते हैं आप? हाँ, ऐसे ही सोचता हूँ, ऐसा सोचूंगा। तो 550 अरब रुपए दफाई बजट डबल करने के बावजूद भी आपको किस चीज की सजा मिली? कोई देख, मैंने आपको बता दिया, मेरा ख्याल है इस पे हम आगे चले, आगे चल के बाकी चीजें आपने कवर करनी, आप अगर करना। आज का वाकया है जी, मियाँ साहब तकरीर करने लगे थे, आसमा जहांगीर की बरसी थी जी, तो उनको तकरीर नहीं करने दी गई, इंटरनेट काट दिया गया। ये कितनी घटिया और भोंडी हरकत है। इतना डरने से क्या फायदा हुआ है? कौन डरता है? ऑल सेंसेशन क्रिएट, इमरान नजी गवर्नमेंट डरती है, और कौन डरता है? कोई और नहीं है। सुबह से नहीं, सुबह से वज़रा लगे हुए ट्वीट्स कर रहे हैं। एक वजह, दूसरी वजह कि जी स्कॉन्डर हैं, उनको क्यों बुलाया गया है, वो है ये। ओ भाई टॉलरेट करो, तुम्हारा आइन कहता है, आपका आर्टिकल 19 कहता है देयर इज अ फ्रीडम ऑफ, कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस। आपने अगर बुलाया है आप सुने, बल्कि ज़्यादा इन्होंने जो बॉन्डी हरकत की है, लोग अब ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे नहीं भी देखा वो देख रहे हैं कि मियां साहब ने, और वो हमने फिर उसको इंटरनेट के ज़रिए चलाया, ग्लोबली तो देखा गया वो, यानी ग्लोबली आप मियां साहब की तकरीर जो है चंद मिनट का, फिर हमारी डिस्टर्बेंस हुई, वो हमने फिर चलाई फेसबुक PMLN पे और सारा दुनिया ने देखी है। लेकिन वहाँ के शुरका ने, उनकी थोड़ी क्वालिटी ऑफ वॉइस शायद ख़राब होगी, उन्होंने भी सुनी है, हमने डायरेक्ट लाइन पे यानी फिर भी आपने वो चीज़ की चलाई और लोग देख रहे हैं अभी। लेकिन अच्छी बात नहीं है। आप किधर लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? आप ग्लोबली ये कॉन्फ्रेंस जो देख रही थी दुनिया, और यहाँ इसमें फॉरेन डिप्लोमेट्स भी इन्वॉल्व हैं इसको स्पॉन्सर करने में, इसमें शुरका हैं, इसमें उनके स्पीकर 2 दिन में रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि आपकी कंट्री की फ्रीडम यानी प्रेस जो है वो किधर पहुँच गई कि आप आते हैं फिजिकली तारे काटते हैं। हमें तो अभी क्लिप में ना, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, इधर आ रहे होंगे, बाकायदा किसी ने आगे कहा जी वो तारे काट दिया गया, मियाँ साहब की स्पीच जल्दी करवा दें। आखिरी सेशन में 4 स्पीकर थे, मियाँ साहब ने कंक्लूड करना था, अभी 2 तकरीर हुई थी और मुनेज़ा जहांगीर जो थी वो बात कर रही थी टू इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर। किसी ने आके जी मियाँ साहब को फौरी तकरीर करवा दें, वो लोग आगे काट लें। मियाँ साहब की तकरीर से कबल इंटरनेट की तारें काट दी। जी 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 जी, वो इतनी बात शुरू हुई तो उसने मियाँ साहब को इन्वाइट कर लिया बजाय अगले 2 स्पीकर को करने के। अभी मियाँ साहब ने शुरू किया तो 1.5 या 2 मिनट की बात की होगी तो तारें कट गई, तो राब्ता मुनक़ता हो गया। अगर आज भी ये हालात हैं तो फिर क्या मुस्तकबिल है आप लोगों का? देखें, ये पूरे का पूरा रीवैम्प करना पड़ेगा, हर एक को अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन में आना पड़ेगा।
जो आप करना चाह रहे थे नहीं कर पाए? वो कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं फिजिकल डिसिप्लिन की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन इज बिगर। इसमें एक तब्दीली बता दें। है जी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के अंदर क्या होना, एक तब्दीली। कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन का मतलब ये है कि एवरी अदारा अपनी डोमेन में काम करे, अपने डोमेन में काम करे और उसको रिस्पेक्ट करे। अगर आप आर्टिकल 19 को अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, विच इज़ फ्रीडम ऑफ, आप कह सकते हैं, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते थे आज सुबह जो इमरान नियाज़ी हुकूमत ने किया, जो तारे काटी। अगर आप अच्छा ये कहती भाई वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, हमने वो उनको नहीं बुलाना चाहिए था। ओ भाई, अरशद मलिक की वीडियो आ चुकी हैं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो एफिडेविट आ चुका है, और उसके बाद अभी रिसेंटली राना शमीम जो सिंध हाई कोर्ट के जज थे और फिर गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे, उनका एफिडेविट आ चुका है, हल्फिया बयान आ चुका है। यार इसके बाद कोई वजह है कि ये केस फौरी तौर के ऊपर हवा में उड़ा ना दिए जाए और मियां नवाज शरीफ की जो जितने दोनों केसेस में सजाएं उसको क्वेश्चन ना किया जाए? ये राना शमीम साहब पहले कहाँ थे? मुझे नहीं पता कहाँ थे, मैं फॉलो तो नहीं करता कि कौन कहाँ था, लेकिन ही हैज़ बीन सिंध हाई कोर्ट के जज एंड चीफ जज ऑफ। इन्होंने कहा, साकिब नसार साहब ने मुझे कहा, प्रेशर किया गया और फिर जाके मैंने ये डिसीजन दिया कि इनको इलेक्शन से कबल बहाल नहीं करना। नहीं, उनका तो डिसीजन लेने में कोई लेकिन ये उनकी मौजूदगी में साकिब नसार साहब ने उन्होंने एफिडेविट में कहा कि उन्होंने किसी को इंस्ट्रक्शंस दी। ये बात उन्होंने खुद सुनी, उन्होंने हल्फन कहा भाई, उन्होंने कहा कि वो थे और उनकी वाइफ थी। एफिडेविट ये है, साकिब नसार साहब थे, उनकी अहलिया थी, और ये चारों में ये मौजूदगी में वो फ़ोन कर रहे थे किसी को। ठीक है, राना शमीम साहब आपसे या मियाँ साहब से कभी मिले लंदन में? नहीं, मिलना या ना मिलने इररेलेवेंट, मिलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप वेट करें 24 घंटे, आप देखें और क्या आने वाला है। और कुछ आएगा? आएगा। वीडियो बयान आता है, मैंने सुना है। मैंने आपने वीडियो देखी? भाई वीडियो नहीं है यार, आप थोड़ा सब्र कर लेना, कोई बात नहीं है, चंद घंटों में और चीज़ें आ जाएंगी। मैं सुना है, मैंने कुछ आ रहा है, अमेरिका से सुना मैंने। अमेरिका से सुना आपने? हमें नहीं पता अभी, आगे आप ये ना कह सके आपको मिला तो नहीं है कोई, आगे चल। ये बताइए कि इतने सारे एविडेंस हो जाने के बाद मुस्तकबिल करीब में मियाँ साहब के ऊपर जो एलिगेशन था, आयात पाबंदी, जो चीज़ें की हैं वो ख़त्म होती दिखाई देती। खत्म होना चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। इट वॉज ए पोलिटिकल इंजीनियरिंग। कौन करेगा? अदलिया को करना चाहिए। अदलिया 126वें नंबर पे इंसाफ देने में दुनिया पे चले, तो आप भाई इसी तरह ऊपर आएंगे ना, दे ना कौम को। देखिए मेरी बात सुने, ये इतना एविडेंस दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी भी केस के हवाले से हो, जो कुछ अब तक आ चुका है, ये केसेस खत्म हो जाते हैं, फौरी खत्म हो जाते हैं। मेलाफाइडी है, उसको छोड़ें। आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसेस है, जो आपका जुडिशियल प्रोसेस है, उसको टोटली फ्लाउट किया है। दिस इज वन एंड ओनली केस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पनामा पेपर्स का। यू कांट डू इट। अगर पनामा ना होता सारे तो का सारा जो प्रोसेस है A to Z, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज इलीगल। उसके साथ जमा कर ले जो अब तक एविडेंसेस आ चुके हैं, अरशद मलिक, शौकत सिद्दीकी साहब एंड अभी राना शमीम साहब, उसके बाद ये केस ख़त्म हो जाने चाहिए। सुओ मोटो इसके लिए इस्तेमाल करें, जुडिशरी करे, अपने नाम को बदनाम होने से बचाए। जुडिशरी अपने नाम को बदनाम होने से बचा सकती है। हाँ, बिल्कुल बचा सकती है। कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी उम्मीद कि आपको लगता है कि ऐसे एविडेंस के बाद भी जुडिशरी जो है वो आज़ाद है पाकिस्तान में और कुछ कर सकेगी? देखिए ये तो उनके और अल्लाह के दरमियान है। मैंने तो कल की तकरीरें सुनी है और वो कहते हैं आज़ाद है, हमें को दिखाएं, तो ये है ना, आज़ाद है। आप मानते हैं? मैं तो नहीं मानता भाई। उसको छोड़े, मेरा केस क्या है कि मैंने 20 टैक्स रिटर्न दी 1981 2001। आप हाईएस्ट फोरम पे बैठ के सुन रहे हैं उस केस को। मैं आपको कह रहा हूं कि झूठ बोल रहे हैं JIT वाले। ये मैंने तो कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। मैं फोटोकॉपीज सारी रात फोटोकॉपीज लाहौर से मंगवा के अपने रिटर्न्स असेसमेंट ऑर्डर सामने रख रहा हूँ। अगर एक सेकंड, अगर आप आंखें बंद करके कहते नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, भाई कौन सा टाइम नहीं है? यू आर पेड बाय द स्टेट, टैक्स पेयर के पैसे आपको पे, और आप हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ इंसाफ बैठे हुए हैं। वो कह रहा है कि इस 20 साल इस फाइनेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न दी नहीं। ये नहीं कि मिसिंग है, मेरे सामने फोटोकॉपी रख रहे हो, भाई हैं सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। क्या आपका काम नहीं है FBR को बुलाएं और FBR से पूछे कि कौन सच्चा है? 5 मिनट लगते हैं। ये कहते हैं 5 मिनट में फलां सेक्रेटरी आ जाए, 5 मिनट में 10 मिनट फलां मिनिस्टर इधर आ जाए। इतना केस है, इतना केस है। किस बेसिस के ऊपर इंटरपोल का इमरान खान हुकूमत को मुंह के थप्पड़ मारा कि हम रेड वारंट इशू नहीं करेंगे, मुझे क्लीन सर्टिफिकेट भेजा? किस बेस के ऊपर ये केस उन्होंने वहां भेजा कि मैं रेड वारंट जारी करें? मैंने यही सारा एविडेंस वहां भेज दिया।
किधर है फिर इनको क्या हुआ है? उन्होंने मुझे भेजा हुआ है, अब मेरे पास पासपोर्ट होता, थैंक्स कर्टसी साकिब निसार साहब, तो मैं कम से कम अपनी सर्वाइकल के जर्मनी का बहुत अच्छा इलाज कहते हैं, इससे यूके से बेहतर है, मैं वहाँ अब तक इलाज करवा चुका होता। पासपोर्ट कैंसिल होने का, ये इलाज करवाने का सिर्फ एक नुकसान जी हुआ? जी हाँ, ये हुआ कि मैं कम से कम, क्योंकि मुझे लॉन्ग हॉल फ्लाइट उन्होंने माना की हुई है, मेरे जो यहाँ प्रोफेसर्स हैं अपने डॉक्टर्स वगैरह, लेकिन यू कैन गो बाय यूरो रेल, ट्रेन पे आप जा सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट ही नहीं है, और मैं किसी और कंट्री का पासपोर्ट लेके ट्रैवल करने का हम ही नहीं हूँ। आप कभी किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं लेंगे? नो, व्हाई शुड आई? ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं लेंगे? नहीं जी, मैं क्यों लूँ? मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आज भी आपको पसंद है? और इंशाल्लाह वही रखेंगे। उसकी इज्जत ठीक करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करेंगे, अल्लाह ने मौका दिया तो पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करेंगे, पाकिस्तान में महंगाई दूर करेंगे, पाकिस्तान में लोगों को रोजगार देंगे। अब भी आप ऐसा कहते हैं हम करेंगे? अगर ये डॉन और पनामा के ड्रामे पाकिस्तान में ना रचाए जाते, आज पाकिस्तान बहुत क्लोज होता दुनिया की G20 क्लब में ज्वाइन करने के लिए। अगर आज नीचे चला गया है तो फिर अगर आप लोगों को मौका मिले तो फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे। पर इट विल टेक लॉन्गर टाइम। पीछे हमें कहते थे 7-8 साल लगेंगे, 2013 में जब आए थे, पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमी अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था, पाकिस्तान के साथ एक डॉलर का वो नया बिजनेस नहीं हो रहा था, बैनुल अक़वामी अदारे नहीं कर रहे थे, तो क्या हुआ? वो 7-8 साल अल्लाह ताला ने 3 साल में गुजार दिए। स्टेड फास्ट प्रोग्राम किया, जब हमें कहा जी आप डिवैल्यू करें, हैंग ऑन, डिवैल्यूएशन नहीं होगी, आप बताएं, हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मकसद है ना, हम उसका लेवल एग्री करेंगे कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम इकट्ठे करेंगे, हम इनकी तरह जाके यूएई, सऊदी और कतर और देख नहीं मांगेंगे। वो इस तरह तो नहीं हमने पैसे इकट्ठे किए थे ना, हमारे रिजर्व तो जेन्युइन थे, इनको तो रिजर्व, ये पैसे निकाल दे तो रिजर्व है ही नहीं आज को, रिजर्व है नहीं है। अगर अली अहमद कुर्द जी सीनियर कानूनदान जी तकरीर करते हुए 6 बार कहें जर्नैल 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 और फिर कहें 22 करोड़ अवाम के ऊपर एक जर्नैल हैवी, आप उनसे मुतफिक हैं? लेकिन मुतफिक होने के बाद ही अब तो सारी दुनिया ये इस सोच पे आ गई है ना। तो आपकी सोच क्यों नहीं बदली? मेरी सोच क्या मतलब? आप कहें ना मैं उनसे मुतफिक हूँ। नहीं, कहा मैंने कहा मेरी सोच नहीं बदली, मैं पता नहीं, मैंने तो जो कुछ मैंने किया तो शायद कुर्द साहब खुद भी नहीं कर सकेंगे, जो मैंने किया पाकिस्तान के लिए, तो कुर्द साहब तो ज़बानी कह रहे हैं ना, मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं उनकी सोच को, उनके वल्वले को, लेकिन जिसने प्रैक्टिकली ये काम किया है पाकिस्तान के अवाम और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत को सही प्रिजर्व करके सही रास्ते पे और सही तरह डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है, तो वो मैं हूँ। आई एम पेइंग द प्राइस, नॉट कोई और बंदा पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम में से। हाँ, और क्या है भाई, इतना बड़ा भोंडा इल्ज़ाम के 20 साल टैक्स रिटर्न थी, ये पाकिस्तान में हो सकता है? दिस इज कॉल्ड सबवर्शन ऑफ जस्टिस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इट इज़ अ बिगर क्राइम दैन एनी क्राइम कि आप झूठ बोल के अदालत से आप किसी को, यानी किसी के खिलाफ फैसला ले रहे हैं झूठ बोल के, इट इज़ कॉल्ड सबवर्शन ऑफ जस्टिस। कभी आपको इंसाफ मिलेगा? मैं अल्लाह मुझे इंसाफ देंगे। मैंने आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा था, लोग आज को कोट कर रहे हैं आपका पता नहीं 2.5 साल पुराना प्रोग्राम, मैंने उस वक्त कहा था, मैं आज भी ये कहता हूँ, मेरे अल्लाह करीम मुझे इंसाफ देंगे। और आज हर अवामुन्नास के ज़बान पे ये जो अल्लाह की मेहरबानी है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वक्त बदलेगा। मियाँ नवाज शरीफ या इसहाक डार की याद आ रही है, लोग कहते हैं हमें वो पाकिस्तान चाहिए, तो ये मेरा तो कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का कमाल है ना। मेरी तो सिर्फ नेक नीति और ऑनेस्टी और पर्पज़ है कि मैंने जो पाकिस्तान के साथ जैसे मैनेज करना चाहिए था। यू आर सर्वेंट ऑफ अल्लाह एंड यू आर अमीन फॉर पाकिस्तानी अवाम एंड द नेशन। यू हैव टू डू द राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड यू हैव टू implement what should you according to your judgment and honesty you feel the right thing। वो मैंने किया, मैंने परवाह नहीं की कोई कितने 3 सितारे हों, 2 हों, 4 हो, इमटेरियल फॉर मी। मैंने आंखों में आंखें बात की है, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। तो फिर 2 स्टार वालों ने माफ़ी भी मांग ली थी, अब फिर गायब हो गए। फिर गायब हो गए? नहीं, मेरा मतलब क्या माफ़ी मांगी कि जी सॉरी यू हैव बीन रॉन्ग सर, सॉरी यू हैव बीन रॉन्ग। 1 अक्टूबर। आप इस बात की क्यों मुखालफत करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होनी चाहिए? ये मशीनें वो इंसानों से अच्छी होती हैं। देखिए अबरार साहब, उसमें मल्टीपल रिस्क इन्वॉल्व है, नंबर 1। दूसरा ये कि 2016 में इलेक्शन लॉज को मर्ज करने के लिए 9 लॉज थे हमारे, जिसके तहत पाकिस्तान में इलेक्शंस होते थे। उसको मर्ज करने के लिए एक दोनों हाउसेस की, सेनेट और नेशनल असम्बली की एक पार्लियामानी कमेटी बनाई गई और उसमें हर छोटी से छोटी पार्टी जो थी उसको नुमाइंदगी, 1 मैन पार्टी शेख रशीद, उसको भी नुमाइंदगी दी गई। ठीक।
अब उसमें पीटीआई भी शामिल थी, आरफ अलवी उसमें आते थे, शफकत महमूद आते थे, श्री मज़ारी आती थी। अब हम उसने ओवरऑल जो हमने रीवैम्प किया और तमाम लॉज को मर्ज किया, रिफॉर्म्स किए, लेटेस्ट जो भी इन लाइन विद इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए वो हमने उसमें काम किया। और इस कमेटी ने, जिसको इन्होंने बाई दी पे मुझे सरबराह चुना, हालांकि नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उसका चेयरमैन था कमेटी का, अनयूजुअल है कि आप कोई मिनिस्टर उसका हो, लेकिन सब ने कहा जी अगर आप होंगे तो इतना बड़ा काम है, ये हो जाएगा, उनकी मेहरबानी है सबकी। तो मैंने वो जिम्मेदारी ली, हमने वो दिया। इस कमेटी की प्रोसीडिंग में कम से कम 1/3 30 के करीब जो मीटिंग थी वो उसमें इसको भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को भी डिस्कस किया गया। ठीक, डेमोन्स्ट्रेशन तक हुई है जी। क्या फैसला हुआ? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी आता रहा, उसके कुछ बुनियादी चीज़ें थी कि इसकी रिलायबिलिटी अभी इतनी नहीं है पाकिस्तान में। इसको ईसीपी जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इसको एक कहने के एक्सपेरिमेंटल तौर के ऊपर इसका कोई तजर्बा करके देखे। इसके ऊपर करीबन 200 से 300 रुपए की इन्वेस्टमेंट दरकार है। और ये मशीनें जो हैं ये वर्चुअली जब आप उसको इलेक्शन एक करवा लेंगे उसके बाद इसको स्टोर करना, उसकी मेंटेनेंस, उसका खर्चा 5 साल तक, नए इलेक्शन अगर वक्त पे होते हैं तो इस अनइमेजिनेबल, फिर पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजी हो चुकी होगी। ठीक, तो इसमें जो खदशात हैं वो ये हैं कि इसको टेम्परिंग हो सकती है, इसमें आप छोटी सी यानी ह्यूमन टेम्परिंग करके आप वो रिजल्ट्स को तब्दील कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन था? है, अभी भी है। इसलिए हमने उसको नहीं किया, फाइनल फैसला नहीं किया। और हमने यही कहा कि ये एक्सपेरिमेंटल जो है ना उसका एक तजर्बा करे इलेक्शन कमीशन, फिर पार्लियामेंट को रिपोर्ट दे। अब इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन एज पर पब्लिक न्यूज़ एंड दी रिपोर्टिंग वो इसके खिलाफ है। अब ये हुकूमत समहाउ इसने ये सोचा है, और कुछ हो सकता है कुछ और लोग भी हों जिन्होंने आरटीएस बंद करवाया था पिछली दफ़ा, आपको याद है ना? जी जी। ये आरटीएस जो बंद करके इलेक्शन चोरी किया गया था, आज भी हम ये बिलीव करते हैं कि हम इलेक्शन जीत रहे थे। हमारी 80 सीट के करीब नहीं थी, हमारी 115 सीटें थी। हमारा ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि हमारी 115 के करीब होंगी और पीटीआई की 80 के करीब होंगी। अदर वे राउंड हुआ, कई घंटे आरटीएस बंद किया गया। जिस मुल्क में ये सारा काम हो रहा हो और हो चुका, वहाँ आप एक ऐसी मशीन ले आएँ जहाँ फिर किसी वुमन को, अब डस्का देख लें, अभी डस्का जो कुछ हुआ है, 20 प्रेसिडेंट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको जैसे किडनैप किया गया, जो कुछ भी हुआ, तो अभी हम इसके ना फाइनेंशियली मुतहम्मल हो सकते हैं, ना हम इसके फ्रैंकली अदरवाइज मुतहम्मल हो सकते हैं कि जी आप देखें कि अक्सर कंट्रीज धांधली करने का आसान तरीका होगा और आपको हर जगह पे करने की जरूरत नहीं है। जो वो हिस्टोरिकली जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पाकिस्तान में जिसमें मार्जिनल 1000 2000 फ्यू हंड्रेड वोट से जो जीत हार होती है, उधर ये बहुत ही एक करामत साबित होगा। इनको हर जगह यूके जैसे, ग्रेट ब्रिटेन जैसे मुल्क ने 20 साल कबल सोचा था इसके ऊपर, उनकी भी कमेटी बनी थी, लेकिन उन्होंने उसको प्रैक्टिकल ना किया। जर्मनी ने भी नहीं किया। अभी तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में जहां उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर लेके इस्तेमाल किया, उन्होंने जंग के हिसाब से वे करके ना, जैसे कहते हैं लोहा यानी वेट के हिसाब से तोल बेच दिया उन्होंने। और ये मैं समझता हूँ कि ये इट्स नॉट द टाइम, और द वे जिस तरह के कानून को बुलडोज किया गया, मैंने इसे शेम आपने 33 अपना बिल जो है वो आनन फानन चंद घंटों में पास करके वो फेंकी है जॉइंट सेशन के दौरान। जी 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 जी, ये अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाइक दिस कि 33 बिल जॉइंट सेशन में बुलडोज करके आप अपने उसको कर लें। ये फिर लोग मान कैसे जाते हैं, जबरदस्ती ला जाते हैं ऐसे बिल पास करवाने के लिए? एक यानी चंद दिन पहले तो ये पहले इजलास कॉल किया गया, फिर उन्हीं दिनों में ऑपोजिशन ने जब नेशनल असेंबली में जो उनके प्राइवेट बिल्स थे बैक्ड बाय गवर्नमेंट वो फेल हुए, नाकाम हुए, पास नहीं हुए, तो एकदम से इमरान नियाज़ी साहब के टीम जागी और उन्होंने उसको पोस्टपोन करवा दिया। जॉइंट सेशन को होने वाले दिन पोस्टपोन करवा दिया और फिर मैनेज किया। मैं नाम नहीं लेता, 2 पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी उन्होंने डिस्टेंस कर लिया था। कोई भी सेंसिबल जो पार्टी है जो समझ बूझ रखती है, और ये सारी पार्टीज, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हिस्सा थी। 2017 का जो कानून पास हुआ इंक्लूडिंग पीटीआई, और सबको समझ है कि ये क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। और फिर वो कहाँ से, जैसे आपने सुना अमर लियाकत को कि हम आए नहीं, लाए गए हैं बड़े एहतमाम के साथ। ये कोर्ट है ना, डॉक्टर अमर लियाकत, हम आए नहीं लाए गए। अमर लियाकत साहब ने ऐसे कहा है, बड़े एहतमाम के साथ, बड़े एहतमाम। ये एहतमाम कौन करता है? जो लाए हैं
लाए कौन है? जो एहतमाम करता है। तो खान साहब को भी इलेक्शन मैनेज करके लाए, वो तो सबको पता है जी, वो तो रिग्ड इलेक्शन, मुझे नहीं पता, मुझे बताइए। चोरी शुदा इलेक्शन है 20, अब तो दुनिया में है। ये ऐसा कौन करता है जी? ये एस्टेब्लिशमेंट कब तक ऐसे करेगी? लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को इन कामों से बाज आ जाना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, मुल्क नहीं चल सकता इस तरह। आप बार बार तजर्बे करते हैं, पाकिस्तान को पीछे धकेल रहे हैं। पाकिस्तान आज कहीं और होता, अगर पाकिस्तान अपने ट्रैक पे चलता, अभी भी अगर चलने देते ये 20, 17, 16, 17 कोई ड्रामे किए हैं, डॉन लीग और पनामा लीग के, तो पाकिस्तान आज पता नहीं किधर होता, अल्लाह के फल से। पनामा लीग ना आता तो शायद आज आप भी पाकिस्तान में होते। जी जाहिर है कि जो एक मेगा एडवेंचर किया गया, जिसकी कीमत 22 करोड़ आवाम भुगत रही है, और आपके सामने है तबाही, आपने भी तो मुआशी तबाही। चलें जी, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, अल्लाह ताला हिफाजत करे, लेकिन कौम की तबाही जो है ना, वो ज़्यादा हम सब के लिए आज भी आपको दुख अफसोस है कि जो कुछ हो रहा है। बिल्कुल है कि पाकिस्तान कुड हैव बीन इन अ डिफरेंट प्लेस। दुनिया रिकग्नाइज कर रही थी, दुनिया के क्रेडिबल अदारे, रेटिंग एजेंसीज, फिच, S&P, मूडीज, यू नेम इट। ये आपने मेरे साथ ये मेंशन की थी। तो सारी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक मशीनें अच्छी नहीं है जी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें अच्छी नहीं है, मान लिया जी, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो इतना मुल्क के साथ वल्हाना मोहब्बत रखते हैं, बिल्कुल वोट का हक दिया गया जी, आपने क्यों इसकी मुखालफत की? देखिए, हमने मुखालफत नहीं की, हमने बेहतर तजवीज़ दी हुई है, और हम इसी को ही करेंगे इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट जब आएंगे हुकूमत में। हमारी पार्टी जब आएगी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए ना भाई, वोट का हक है, आगे कैसे मिलना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ। अभी आप भी वोट यहाँ बैठ के डालेंगे चीचों की मलिया में, या पत्तोकी में, या नौशहरा में, या कोई लाड़काना में, या बलोचिस्तान में। वाई जो 70-80 लाख लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसकी आप कह रहे हैं, जिसकी हम भी बहुत कदर करते हैं, जिसके लिए हमने ग्रीन चैनल शुरू किया अपने पहले दौर में PMLN ने, इनके, वरना तो आपको याद है कि क्या हशर करते थे कस्टम वाले। तो हमने तो इनके लिए हमेशा सहूलियात जो है उसकी सपोर्ट की है। तो हम कहते हैं कि इनको अपने नुमाइंदे चुनने दें, बजाय ये वहाँ वो जैसे वोटिंग मशीन को हम बात कर रहे थे ना, मार्जिनल हल्कों में टेम्परेरी यूज़ किया जाएगा, इन वोटों को भी उसी तरह किया जाएगा। इनको ऐसे हल्कों में रजिस्टर करवाया जाएगा जहां के मार्जिनल सीटों की कामयाबी होती है। मैं ये बात समझा नहीं। अगर मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली से है, जी जी, मैं यहाँ से किसी पार्टी को वोट देना चाह रहा हूँ, जी, तो पार्टी जब नहीं ना, आप तो अपने हल्के में वोट देंगे ना। ठीक है, हल्के में वोट दूंगा तो जिस भी पार्टी को, लेकिन वो वोट मेरा उसी हल्के के मेंबर होने के नाते होगा ना। वो ठीक है, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। आप यही चाहेंगे कि यहाँ वोट देके आपकी कोई आवाज़ ना हो, आपकी नुमाइंदगी ना हो। आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? हम कह रहे हैं कि आपको 5 से 7 सीटें नेशनल असेंबली में दी जाएं, ओवरसीज की। हाँ जी, क्या बात है, ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया। हम कहते हैं कि आप लोग अपने नुमाइंदों को चुन के वहाँ भेजें। यानी कि 80 लाख जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनको यहाँ से इलेक्ट होकर वहाँ नुमाइंदगी करनी चाहिए। अपने बंदे इलेक्ट करें। आप वहाँ के लोगों के लिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको वोट ना दें। क्यों एक ओवरसीज का सूबा बना दिया जाए? नहीं, सूबा तो नहीं है, बट ऑब्वियसली उनकी जब सीटें आ जाएंगी, 5-7 सीटें, तो इलेक्टोरल कॉलेज बन गया ना। आपका 70-80 लाख जो बाहर लोग बैठे हैं पाकिस्तानी बहन भाई, वो अपना ना सिर्फ वोट कास्ट करेंगे, वोट कास्ट करके अपना नुमाइंदा चुनेंगे। ऐसा मुमकिन हो सकता है? हमने आज़ाद कश्मीर में किया, हमने एक सीट रखी थी इसी ओवरसीज MLA की। हाँ जी, रखी थी। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? लेकिन वो सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट तो नहीं होते। तो लेकिन अब इलेक्ट भी हो सकते हैं ना, अगर सिलेक्ट हो सकते इलेक्ट भी हो सकते हैं। इलेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि ये मुमकिन है। मुमकिन है, कानूनी तौर के ऊपर, आईनी तौर के ऊपर ये मुमकिन है और करना चाहिए। इसके लिए हम तैयार हैं। PTA लेकिन PTA सिर्फ उनके वोट लेना चाहती है, उनको नुमाइंदगी देने की जो असल और जो तजवीज़ है अच्छी, वो हमारी है, और हम उसको पब्लिक कर चुके हैं चंद महीने पहले। ठीक हो गया। स्टेट बैंक ने ऑटोनॉमी बिल जो है जी, उसके ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि हर तरफ तबाही वाले काम ये हुकूमत करती जा रही है, और आंखें बंद करके इन्होंने डिक्टेशन लेके बैनुल-अक़वामी जो बाहर के अदारे हैं उनसे स्टेट बैंक को, यानी ऑटोनॉमी के नाम के ऊपर ऐसी तरमीम का एक बिल काबीना ने चंद महीने पहले मंजूर किया, जो कि काबिल शर्म है। उसमें कई चीज़ें गैर आइनी हैं, वो आप कर ही नहीं सकते। अगर ये पास भी करवा लें पार्लियामेंट से धौंस के दिए, जैसे अभी किया है, और कोर्ट में आप चले जाएं, तो उसमें कम से कम 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आइन से मुतसादम हैं। जब तक आइन नहीं बदलेंगे वो आप कर ही नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी आज़ादी दी हुई है, और सबसे बड़ा
मेरे नज़दीक जो इसमें डेंजर है कि हमारी जो 1956 का एक्ट है उसमें वो है कि स्टेट बैंक का काम क्या है, बेसिकली मॉनेटरी फिस्कल वगैरह वगैरह, उसके साथ है कि तरक्की के लिए काम करना ना, ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए जो हमारे मेन सेक्टर हैं वो एग्रीकल्चर है, वो हमारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, और हमारा हाउसिंग सेक्टर है। उसमें से एग्रीकल्चर को तो कुछ इंपॉर्टेंस देती है हर गवर्नमेंट, हम समेत, लेकिन अभी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और हाउसिंग की तरफ उतनी नहीं हो सकी प्रायोरिटी जितने ये अब ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ वो फंडामेंटल उसकी जो था ऑब्जेक्टिव स्टेट बैंक का, उसको ये डाइल्यूट कर रहे हैं कि वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है स्टेट बैंक का इसका। और प्लस ये कहते हैं कि जी हम 3 महीने के बाद करते 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 कभी दुनिया को वक्त था जब स्टेट बैंक ही गवर्नमेंट को जो लोन देती थी और आपको बाहर जाके सूद पे लोन नहीं लेना होता था 93 तक, ठीक। उसके बाद चेंज होती 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 अभी ये है कि हम 3 महीने के बाद हम जो भी गवर्नमेंट ने लोन लिया होता है उसको हम एक दफ़ा सेटल करते हैं, ठीक। अच्छा, ये कहते हैं कि जी आप यानी स्टेट बैंक आपको एक पैसा दे ही नहीं सकता इस कानून के तहत। अच्छा और दूसरी जो बात है वो ये कहते हैं कि आइंदा जो स्टेट बैंक का जो कानून है उसमें तब्दीली जो है वो स्टेट बैंक की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, यानी पार्लियामेंट के ऊपर भी कदम लगा रहे हैं। यानी कि स्टेट बैंक ही खुद फैसले करेगा किसको पैसे देने तो गवर्नमेंट को, लेकिन आप खुद नहीं, यानी अजीब पार्लियामेंट है यार, पार्लियामेंट में दुनिया में ऐसी कदर नहीं लग नहीं, ये अपनी ही पार्लियामेंट को अपनी जात को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे ऐसा करके? इसको मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा हूँ ना, तो 1 मिनट में उड़ जाएगी ये, अगर खुदा ना खास्ते ऐसा। तो ये इस वक्त मैं डबल माइंडेड है, मैं जितना शोर मचा सकता हूँ अगेन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में और कौम और मुल्क के मफाद में, वो मैं मचा रहा हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ, इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, इसको अपोज कर रहा हूँ। अब इनके खुद मिनिस्टर कहने शुरू हो गए, इनके लॉ मिनिस्टर ने कह दिया कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आइन का मुसादम है। अब इनका लॉ मिनिस्टर कह रहा है, उनसे वो पूछे भाईजान आप सोए हुए थे जब कैबिनेट में इन्हें अप्रूव किया? हमने एक कैबिनेट कमेटी और लेजिस्लेटिव जो बिजनेस था उसके लिए रखी हुई थी, वो किधर थी? उसको क्यों आपने एग्जम्पशन दी इस लॉ के लिए? ये कौन सा कानून था कि जो सुपरा आपने पैराशूट करके जल्दी से 5 मिनट में आपने पढ़ा भी नहीं और काबीना ने अप्रूव कर दिया, अब आप एडियाँ रगड़ रहे हैं आप? अभी क्या तमाशा यार। बिल्कुल ऐसे, ये छोटे छोटे चंद सवालात के जवाब दीजिए। मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब सब एक पेज पे हैं, सब एक ही पेज पे है जी, सब इकट्ठे हैं इंशाल्लाह, कुछ नहीं है, नथिंग टू वरी। हमजा भी सब जी, सब पूरी फैमिली। मियां नवाज शरीफ द लीडर, जो मियां साहब कहेंगे वो सब उसको फॉलो करेंगे। इलेक्शन से कबल मियां साहब पाकिस्तान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह क्यों नहीं जाएंगे जी, उनका मुल्क है। और ये मैं आपके प्रोग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो मुकदमात हैं ये सारे फ्रॉड थे, जो फैसले हैं जो एविडेंस आ चुका है कि वो मेल ऑफ आईडी थे, उनको मैनेज किया गया। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक तरफ है, उसके बेस पे ख़त्म होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और रूल जो लीगल प्रोसेस को फ्लाउट किया गया, वो बिल्कुल ये तो सस्टेन कर ही नहीं सकते, दुनिया की किसी अदालत में ये सस्टेन नहीं कर सकती ये फैसला। हयात नाहली सज़ा ये चीज़ें ख़त्म ना हुई तो फिर भी मियाँ साहब पाकिस्तान हयात नाहली जो है वो हो ही नहीं सकती, वो भी गलत है। आप पनामा में जाते हैं, आप अकामा को उठाते हैं क्योंकि आपके हाथ पांव फूले हुए हैं, आपको जो मैंडेट दिया हुआ वो ये है कि इनको अभी निकालना दफ्तर से, वरना तो मियाँ नवाज शरीफ अपनी टर्म पूरी करते। आप पनामा का केस चल रहा है, उसके आप फैसले कर रहे हैं, आप कहते हैं पकड़ते हैं जी आपका एक कामा है, वो भाई दुनिया के फॉर विजिट पर्पस दुनिया के पास वीज़ा होता है, और उसमें जो आपका बेटे से आपने वीज़ा लिया हुआ है, वीज़े को लेने के लिए एक सिंबॉलिक सैलरी 10,000 दिरहम डिक्लेयर की हुई है, आपने कभी ली नहीं आज तक, और आप कहते हैं जी आपने वो डिक्लेयर क्यों नहीं की? और यार मुल्क की जो मईशत है, मुल्क का जो बजट है, मुल्क का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैश पे चलता है, वो कैश पे चलता है। वो कैश हम आज भी जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो देते हैं, ये नहीं कहते कि इतना 100 अरब हमने लेना भी है वो भी ऐड कर लें। आप यहाँ कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को कि आपने 10,000 रुपये दिरहम लेने थे और तो क्यों नहीं लिए? नहीं क्यों लिए नहीं, डिक्लेयर क्यों नहीं किए? अच्छा, जो लिए तो उन्होंने आज तक नहीं लिए उन्होंने, लेकिन वो शो इसलिए किए कि वो वीजा रिक्वायरमेंट थी तो खाली जगह पूरी की जी, जो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया। जब लेंगे तो लिए नहीं, जब लेंगे, मैं ये कह रहा हूँ जब लेंगे तो डिक्लेयर कर देंगे भाई। क्या मैं कह रहा हूँ मुल्क का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कैश अकाउंटिंग पे है पाकिस्तान का। जब आप लेते हैं
तो उस वक्त आप डिक्लेयर करते हैं अब हमारा जो तो पूरे का पूरा जब गवर्नमेंट चीज ऑफ आएगी पाकिस्तान अकाउंट में, जब लेंगे तो होगी। तो उन्होंने ना कभी लिए, आज तक नहीं लिए 10,000 दिरहम। तो खान साहब को जो लोग लेके आए थे जी, वो आज क्या सोच रहे मेरे होंगे? अंदर तो दिल तो जरूर हो रहा होगा, जमीर तो पे बोझ तो जरूर होगा, आई एम श्योर। जो मुल्क की हालत कर दी है खान साहब को लाने से, और जो ये तजर्बा, नाकाम तजर्बा जो किया है कि जो बेड़ा गर्क कर दिया है मईशत का, लोगों की यानी हालत हो, जो कुछ हो गई है, गुर्बत जहाँ चली गई है, महंगाई यहाँ चली गई है, बेरोज़गारी यहाँ पहुँच गई है, और मुल्क जो 18वीं मईशत बनने जा रहा था दुनिया के G20 क्लब ज्वाइन करने चंद सालों के बाद, वो 54th पे चला गया है। हर चीज़ डिक्लाइन है। आप स्टॉक मार्केट देख लें, आप पाकिस्तान की करेंसी देख लें, आप पाकिस्तान कोई भी चीज़ देख लें, आप उसकी अपना जुडिशरी की इंडेक्स देख लें, आप पासपोर्ट की इंडेक्स देख, हर चीज़ जो है ना वो गहराई की तरफ जा चुकी है। किसी ने आपको कहा कि हमसे गलती हुई जो हम इनको लेके आए? हमारा इतना बड़ा दिल नहीं, हम ये नहीं कहते, हम उसका भी कोई रास्ता ढूंढते हैं कहने का या उसको अनडू करने का। अल्लाह ताला से करें जी, हमें क्या। अगर वो उनके साथ है तो खान साहब को तो बहुत कुछ करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कहाँ पे जाके इनसे क्या गलत हुआ? नहीं, खान साहब को फ्रैंकली इनकॉम्पिटेंट टीम इंक्लूडिंग हिम न्यू नथिंग। मां स्वयं खुद कहते हैं मुझे सिर्फ चंदा इकट्ठे करने के तजर्बा है। मैं तो उनको यानी आज से 40-50 साल से जानता हूँ, और मुझे पता है कि उनकी क्या कैपेसिटी है। पता नहीं किन लोगों ने क्या समझ लिया था। वही एक करेक्टर होना जिसके आप बड़े फील्ड के बारे में माहिर हैं, वो होना और बात है, but that doesn't qualify you to be the prime minister of a country. You don't know कि मुल्क चलना कैसे है। तो एक ऐसे फ्रॉड किस्म का जो मिथ बनाई हुई थी जी, करप्शन किधर है करप्शन? 3 साल है, तुम्हारे पास सारे अदारे हैं इमरान नाजी साहब, आपके पास आप FIA को यूज़ कर रहे हैं, नैब को यूज़ कर रहे हैं, और निकाल के दे ना कि मुस्लिम लीग नून के किसी एक लीडर की कि जी ये करप्शन थी, ये हमने पकड़ी है, ये रिकवर किया। अब सारा फ्रॉड है। ये आपने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया, और साथ आपको अपना करोड़ों रुपए लगा के आपको 10-11 में लॉन्च किया गया मीनार पाकिस्तान से, और आपने वो एक ड्रामा करके पूरे मुल्क को आज होस्टेज बना दिया है, गिरवी रख दिया पूरे मुल्क को, माशी तौर के ऊपर, खारजी तौर के ऊपर, दाखिली तौर के ऊपर। अपना क्या आपकी कुछ भी जो है वो दुनिया में जो इज्जत एहतराम होना चाहिए वो नहीं है, इस वो कम हो गया। आज़ाद कश्मीर की नून लीग की क़यादत पिछले चंद हफ्तों में आपसे और मियाँ साहब से मिली। कोई ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि उनमें सदाकत है कि आज़ाद कश्मीर नून लीग के जो सदर फारूक हैदर हैं उनको तब्दील किया जा रहा है? नहीं, देखिए हर पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में आपने देखा होगा इलेक्शन के बाद उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन शुरू की है। उन्होंने अपनी जो वहाँ तो हमारी भी जाहिर है कि इतनी बड़ी पार्टी, वो अलहदा एक बहस है कि जी हमारे वोट जो हैं वो 5 लाख से ऊपर हैं, PTI के वोट जो है वो करीबन 7 लाख से नीचे हैं। हाउ कम कि इतनी बड़ी डिस्पैरिटी सीटों में, कि हमारी सीटें और उनके सीटें में तो वो बनता नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें जाहिर है कि हमारी पार्टी जो इतनी पॉपुलर थी, आपने देखा कि जो जलसे वहाँ हुए, जो मरीम नवाज़ को रिसेप्शन मिली, और जो दुनिया ने वहाँ यानी अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए प्यार का इजहार किया उन जलसों में, तो वो और फिर वोट भी मिले। फ्रैंकली स्पीकिंग, यानी कि वोट नहीं मिले, लेकिन सीटें कम मिली, लेकिन सीटें बहुत कम मिली। वो जो भी जैसे मैनिपुलेशन होती है, तो हम ऑब्वियसली ये सबका यही है, इंक्लूडिंग रिव्यू करेंगे आज़ाद कश्मीर के सदर नून लीग को, सिर्फ सदर की, इंक्लूडिंग राजा फारूक हैदर साहब, सब कहते हैं कि वहाँ हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए पार्टी को, तंजीम-ए-नौ जिसे कहते हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। वो आप ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे ऐसे हालात में बतौर साबिक फाइनेंस मिनिस्टर? अल्लाह ताला के आगे दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता करे, और जो ये आइन के हदूद हैं उसके अंदर सब चलें, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को जिस मुसीबतों में 3-4 साल से धकेल दिया गया है, अपने कुछ गलत फैसलों से, कुछ गलत प्रोसेस के इलेक्ट करके लोगों को मुसल्लत किया गया, अल्लाह ताला अपने कमाल मेहरबानी से इन तमाम चीज़ों को सही जहाँ वो पसंद करते हैं उस तरफ ले जाए, और इन चीज़ों की करेक्शन आए, क्योंकि उसके बगैर हमारा जो है ना हर दिन पिछले दिन से ब्लीक होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।